हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पे। तो आज उसी पीसीएम में से हम लोग पी से फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं और फिज़िक्स का पहला चैप्टर है हमारा मोशन, क्लास 9th का। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मैथ्स का पहला चैप्टर 9th का, फिर 10th हायर क्लासेस में भी जाएंगे, 12th तक पूरा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला वीडियो है तो कोई क्वालिटी पर और मेरे कॉन्फिडेंस पर कोई जज मत करना मुझे, ठीक है। आज फर्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये मोशन है क्या। चैप्टर का नाम तो मोशन है। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि मोशन क्या है। हम लोग 6th 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मोशन क्या है। तो चलिए यहाँ पे भी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, रिकॉल हो जाएगा हमारा। सो टॉपिक तो हमारा यही है, व्हाट इज मोशन। तो मोशन मतलब अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट से डिस्प्लेस होना, मतलब हटना, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट से आगे फर्दर मूव होना, इसको मोशन कहते हैं। बुकिश लैंग्वेज में व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज मोशन। मोशन हम लोग अभी भी मोशन पे हैं। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं मोशन पे हूँ, आपके रिस्पेक्ट में नहीं हूँ, आपके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में नहीं हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई चांद से देख रहा होगा, और अगर मुझे कोई सन से देख रहा है, सन से मुझे कोई देख रहा है एंड वो देख पा रहा होगा, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो देख पा रहा होगा कि पृथ्वी गोल गोल घूम रही है और वो मान लीजिए इस कमरे को देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में मोशन हूँ, क्योंकि धरती पूरी घूम रही है, अर्थ पूरी रिवॉल्व हो रही है, सन कह रहा हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में मोशन में हूँ मैं। ठीक है। सो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में मोशन में और रेस्ट में हो सकता है, समझे। तो मोशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन जो बहुत कॉमन है, या कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट change its state of rest, ठीक है, रेस्ट से कोई हट गया, इन रिस्पेक्ट, ये बात ज़रूरी है क्योंकि यहाँ तक की जो डेफिनेशन है, रेस्ट तक की डेफिनेशन, ये हम लोगों को अभी तक पता थी। और इन रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट, ये अब हमको अब पता चल रही है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मोशन में हो सकती है, कोई भी चीज़ रेस्ट में हो सकती है, किसी भी दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि सन से मुझे अगर कोई देख रहा है तो वो उसको मैं मोशन में दिखूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो आप लोगों को मैं रेस्ट पे दिखूंगा। तो वही ऑब्जेक्ट मैं हूँ, मैं तो सेम जगह पर हूँ, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में मैं मोशन पे हूँ, किसी के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ। तो बस ये मोशन है। मोशन में क्या है, जब चेंज ऑफ वो जो रेस्ट से चेंज होती है उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट, तो वो क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया। हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे अभी, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और अब हमारा टॉपिक धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। तो हमने ये सिंपल बता दिया कि मोशन क्या है। अब चलिए हमारा अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर रहता है कि जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो क्या होगा, हमारा वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन ए है, ठीक है, और ये ए से किसी बी पर्सन तक
मिलने गया है, एन इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज इंटरवल ऑफ टाइम, या कहीं कहीं इसे डिस्टेंस भी तो मान लिया जाता है, जैसे उससे 5 मीटर की दूरी है, 10 मीटर की डिस्टेंस है, 15 की, ऐसे सो ऑन। तो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल हुआ, वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया आपका, ठीक है। अभी इसी स्ट्रेट लाइन मोशन में हमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से ये चैप्टर में मज़ा आना शुरू होता है, वो पढ़ना है अब हमको, ठीक है। सो अब हम लोग इसे हटा के, इससे भी थोड़ा सा रब करके, डिस्टेंस इस टॉपिक को बदल के इसको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में चेंज करते हैं। डिस्टेंस, बहुत बढ़िया तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। ए से बी, देखिए कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ठीक है। ए से बी गया, सो उसकी डिस्टेंस जो हो गई वो 100 मीटर गया। अगेन वो बी से ए तक आया, ठीक है, वो बी से ए तक आ गया, ठीक। वो जैसे ही बी से ए तक आया, उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, एक बार इधर 100 ऐसे गया, फिर वापस लौट के 100 आ गया, तो 200 मीटर उसकी डिस्टेंस हो गई। ऐसे वो बार बार जाता जाए तो डिस्टेंस बराबर बढ़ती जाएगी। बात करते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं उसे बता रहा हूँ कि है क्या ये, अभी मैं प्रॉपरली तो आप लोगों को एक अच्छे से एग्जाम्पल से बताते हैं, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो देखिए, मैंने आपको बताया नहीं, अभी बताता हूँ, ठीक है। या तो इसको रफ करके अभी आपको क्वांटिटीज़ के बारे में बताते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट में अगर कोई पर्सन ए टू बी गया, ए पर्सन बी पर्सन से मिलने गया 100 मीटर ट्रैवल करके, ठीक है, 100 मीटर ट्रैवल करके ए टू बी गया, तो उसका डिस्टेंस हमने कितना बताया, 100 बताया। डिस्प्लेसमेंट भी उसका 100, लेकिन फिर हमने जब बात की कि वो इधर से फिर वापस इधर आए, तो डिस्टेंस उसका 200 हो गया। इतना क्लियर है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो उसका 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वो एक फाइनल पोजीशन के हिसाब से नापा जाता है, और क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किन्हीं भी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए जैसे ए, यहाँ पे कोई पॉइंट सी हमने मान लिया, ठीक है। अब कोई ए और सी पर्सन मान लिया, ए को बी से मिलना है, फिर उसके बाद वो सी को मिलने जाएगा, ठीक है। तो ए कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा बी से मिलने, और फिर मान लीजिए कि वो ऐसे चला गया सी से मिलने, ठीक है, ऐसे चला गया। तो और मान लीजिए ये कितना है, ये है 50 मीटर, ठीक, ऐसे गया, ऐसे चला गया। तो अब उसका डिस्टेंस कितना हो गया, जल्दी लिखो कमेंट्स में, आप लोग दो, तो ये लगेगा कि ना कि थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 150 आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा। 150 उसका डिस्टेंस होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ, और ये इतना बड़ा हो गया ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और सी कोई पॉइंट के बीच में ये है, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका क्या, AC आपका डिस्प्लेसमेंट आया है, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉपरली इसको और अच्छे से समझते हैं। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलिए
इसको और अच्छे से समझते हैं और क्वांटिटीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक, तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस टॉपिक को रखते हैं हम लोग यहीं, और अब हम लोग क्वांटिटीज़ के बारे में, मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ बेसिक बता दी बातें, तो अब आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से और समझ में आ जाएगी। सो क्वांटिटीज़ जो होती हैं, है ना, वो क्या होती है, स्पेलिंग सही लिखी ना मैंने, ठीक है। क्वांटिटीज़ जो होती हैं, क्यों है भाई, क्यों है, जो क्वांटिटीज़ होती हैं, अरे यार इसको ऐसे बना दे क्या, ले भाई। क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो कैसी होती हैं, हाँ बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी आपको हायर क्लासेस में भी पढ़नी है। फ़िलहाल तो अभी आप 2 क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हो, एक पढ़ रहे हो आप स्केलर क्वांटिटी, एक पढ़ रहे हो आप वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वांटिटीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है, देखिए ये डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर है। ठीक, कैसे, देखिए स्केलर क्वांटिटी ये इनमें कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। देखिए ये क्या बात लिख दी गई, तो देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनमें से मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है एक यूनिट, किसी भी चीज़ को नापने की एक यूनिट है मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखिए अब जैसे डिस्टेंस है, हमको इसमें क्या डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। देखिए इसमें ये बात समझ लीजिए कि इसमें आपको डायरेक्शन मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी जो होगी उसमें डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। जैसे वेक्टर क्वांटिटी, इसमें एग्जांपल लिख देते हैं, इसके एग्जांपल जो होंगे वो हो जाएगा मास, डिस्टेंस स्केलर के, है ना, और इसका जो हो जाएगा एग्जांपल वो वेट हो जाएगा, और आपका डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ओके, सो देखिए मास क्या होता है, मास और वेट अभी हम लोग, मास देखिए मास क्या होता है, वेट क्या होता है। मास क्या होता है, मास होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर इन आ बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना मैटर है वो क्या होता है, मास होता है। तो जो आप मशीन में नापते हो वो मास होता है, वो वेट नहीं होता, वेट उसको कह दिया जाता है, मास वेट ही बन गया है आजकल, ठीक है। तो मास कह दिया जाता है, मास होता है वो एक्चुअली जो आप लोग नापते हो मास होता है। वेट एक फोर्स होती है, वेट एक फोर्स होती है। वेट क्या होता है, वेट होता है फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेट क्या होता है, ये फोर्स होती है एक तरीके की, ये वेट फोर्स है। वेट वो नहीं है जो आप लोग नाप रहे हो, मास क्या है, वो मास आप नाप रहे हो। वेट अगर आपसे बोले, ठीक है, कोई वेट न्यूटन में, फोर्स हमेशा न्यूटन में नापी जाती है, ठीक है, आपको पता है न्यूटन में मेजर होती है। तो अगर आपसे कोई वेट पूछे, अगर आपका वेट 60 kg है तो आप उससे कहते हैं 600 न्यूटन है मेरा वेट, वेट की बात करें अगर वो,
अगर मास हुए तब बोलना आप 60 kg, ठीक है। तो साइंस का स्टूडेंट समझ पाएगा वैसे, और मेरे ख्याल से और कोई समझ पाए अच्छी बात है। तो वेट और मास में यही डिफरेंस होता है कि हम लोगों की बॉडी में कितना मैटर है वो मास है, जो हम लोग नाप रहे हैं मशीन से वो मास है। वेट क्या है, किस फोर्स, कितनी फोर्स के साथ हमको ग्रेविटी खींच रही है, अर्थ अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, वो होता है वेट, ठीक है। अब देखो जो वेट होता है इसमें क्या होता है, इसमें तो आप लोगों को क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन चाहिए होती है, नीचे की तरफ खींच रही है, अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है। आप इधर, आप ऐसे दीवार पे ऐसे ऐसे करके खड़े हो या गिर जाओगे, इधर खींच रही है, आपके लेफ्ट साइड पे खींच रही है, आपको नीचे की तरफ खींच रही है, आपको इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो हमने वेट लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको जब बताना है कि कहाँ पर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को, तो आपको बताना पड़ेगा नीचे की तरफ कर रही है, डायरेक्शन है ना इसमें। तो हमने एग्जाम्पल में क्या लिख दिया, वेट, ठीक है, ठीक है। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी में मास कैसे आ गया भाई। मास में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों, अब मास है आपका 64 kg है, आप क्या बताओगे, आप 64 kg है ऊपर की तरफ, 64 kg नीचे की। कोई आपसे पूछेगा कि कितना आपका वेट है, जैसे वो मास पूछ रहा है, लेकिन आपसे पूछेगा कि कितना आपका वेट है, तो आप बोलोगे 64 kg। अब आपको ये थोड़ी बोलोगे कि नीचे की तरफ है 64 kg, ऊपर की तरफ है, चांद पे रहता है मेरा 64 kg, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड है कि 64 मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, जैसे kg एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपको ज़रूरत है कि 64, आपने बोल दिया 64 है तो समझ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं आप, लेकिन जैसे कहीं कहीं पाउंड्स में नापा जाता है वेट, ठीक है। ऐसे जिनकी आदत है पाउंड्स की वो केजी नहीं समझ पाएंगे, जिनकी केजी की आदत है पाउंड्स ही समझ पाएंगे। तो आपको उसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है और इसमें तो आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, समझे। उसमें आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बहुत ही अलग अलग क्वांटिटी में होता है। इधर आपको मैग्नीट्यूड क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड के एग्जांपल जैसे केजी, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ये सब मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को नापने के लिए जो क्वांटिटी यूज़ होती है मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। क्या कहते हैं, और इन दोनों में हमने कहीं भी देखा, अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है मुझे कि ये दोनों वेक्टर एंड स्केलर क्यों हैं वो मैं बताऊंगा अभी चिंता मत करिए। मैंने मास और वेट बता दिया है, भले ही बहुत छोटी सी जगह बता दिया है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि मास और वेट क्या है। मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कितना मैटर है जो हम वेट मशीन से नापते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और क्या है वेट, वेट किस फोर्स के साथ हम अर्थ हमको पुल कर रही है। और मास में क्या आपको मैग्नीट्यूड लगता है, मास में मैग्नीट्यूड लगता है, आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मेरा 64 kg है नीचे की तरफ लग रहा है। वेट में आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे अर्थ 600 न्यूटन से नीचे की तरफ खींच रही है कि ये फोर्स लग रही है। फोर्स तो किसी डायरेक्शन में लगेगी, फोर्स भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल फोर्स भी हो सकता है जो कि है एक वेट एक फोर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में एक और जोड़ लीजिए फोर्स, ठीक है। तो फोर्स को भी बतानी पड़ेगी, मस्कुलर फोर्स है, आपने किसी को खींचा तो किस डायरेक्शन में खींचा, अपने क्या वेस्ट डायरेक्शन में खींच दिया, ईस्ट डायरेक्शन में खींच दिया, तो आपको डायरेक्शन बतानी करेगी। तो दैट इज़ वाई दैट्स वेक्टर क्वांटिटी एंड direction is used here, and here neither direction is used, only magnitude is used here, okay, in scalar quantity। अब मेरे समझ में कि आपको क्लियर हो गया होगा। हम अभी इसका वन शॉट भी लाएंगे,
इसका वन शॉट भी लाएंगे। इसमें एक क्विक रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का एक साथ और जल्दी हो जाएगा। तो उसमें भी आपको जो इसमें नहीं क्लियर हुआ है वो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे उनके डिफरेंसेस पे बात करेंगे। ठीक है, और वो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी कैसे है उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए भाई। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी कि ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर ये वेक्टर कैसे। पहले इन दोनों के डिफरेंस पहले हमने जान लिया कि क्या है। ठीक है, अब देखिए ये ठीक, ये मान लीजिए ये क्या कहते हैं, इसके परपेंडिकुलर है मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट बी है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट सी है। ए को सी तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, ए गया सी तक। ठीक है, उसका डिस्टेंस हमारा क्या है 5 मीटर। ठीक है, ए गया बी तक, उसका हमारा डिस्टेंस क्या है 10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो ए का डिस्टेंस कितना है, ए पहले सी तक गया, ए फिर डी तक गया। तो अभी सबके मन में 15 मीटर चल रहा होगा, लेकिन जिनके मन का आंसर आया है 20 मीटर, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान लगा के समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को। तो देखिए ए पहले सी तक गया। ठीक है, मैंने बोला ए पहले सी तक गया, फिर उसके बाद बी तक गया, लेकिन मैंने डिस्टेंस फिर ए पहले सी तक गया, उसके बाद वो वापस गया, फिर बी तक गया। ठीक है, तो 20 मीटर आ गया। और मैंने क्लियर नहीं किया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, हाई IQ वाले लोग हैं। तो ए पहले सी तक आया, फिर जो कि 5 मीटर उसने कवर कर लिया, फिर सी से ए तक गया, फिर से 5 मीटर कवर करके 10 मीटर हो गया उसका यहाँ तक का डिस्टेंस। फिर यहाँ पे से यहाँ आ गया तो 20 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 और तो 20 हो गया उसका डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो आ गया इसका, डिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, उसने इतना कवर कर लिया। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, अब ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ सी भी निकालते हैं एक बार। अभी मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों किया है। सी का डिस्टेंस क्या होगा, सी पहले ए तक गया फिर बी तक गया। ठीक, सी पहले ए तक गया फिर बी तक गया, कितना हो गया 15 मीटर। सी पहले ए तक गया, वो वापस लौट के नहीं आया, ए वापस लौट के आया तो उसको फिर से 5 मीटर जाना पड़ा था। सी पहले ए तक गया 5 मीटर, फिर ए से बी तक गया, फिर 10 मीटर और जुड़ गया उस पर, 15 मीटर हो गया। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सी 15 मीटर। ठीक है, तो हमने 2 केस ले के रखे हैं ताकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाले में, डिस्प्लेसमेंट की जब बात हो तो डिस्टेंस आप लोगों को क्लियर है एकदम, हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं इसलिए क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किन्हीं भी 2 पॉइंट में। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए में ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने चेक किया। पहले अगर कितने केस बन सकते हैं, ए पहले सी तक जाए फिर सी से बी तक जाए तो उसको इतना कवर करना पड़ेगा, या फिर ऐसा करें हाँ 2 ही केस बनेंगे, ए पहले डायरेक्ट बी तक चला जाए। ठीक है, तो ए डायरेक्ट ऐसे बी तक गया, यहाँ से अभी यहाँ से ऐसे उसको जाना पड़ता है ऐसे करके। ठीक है, पूरा मुड़ के ऐसे डायरेक्ट सीधा चला गया, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कह सकते हो, एक इसको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कहा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर।
अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी, क्योंकि सी के केस में क्या था, सी पहले ए तक गया फिर ए से बी तक गया, तो उसकी फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट इतना होगा सी टू बी, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो सी ए से गया फिर बी तक गया, ये तो डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना भाई, सी बी या बी सी, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सी की यही है ना, तो ये हम निकाल सकते हैं। हमने ये 90 डिग्री इसीलिए लिया था ताकि हम लोग ये वाली साइड निकाल सकें, किसके द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ए बी स्क्वायर है ना, पाइथागोरस लगा रहे हैं, आती है ना सबको, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों की सी बी की वैल्यू आ जाएगी, और सी बी क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वो सी से ए तक गया, सी ए तक गया पहले, फिर ए बी तक आ गया, तो सी और बी के बीच में सबसे शॉर्ट डिस्टेंस यही है, वरना ये पहले वो यहाँ तक जाता फिर यहाँ जाता है, ये तो थोड़ी शॉर्ट है, ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यही है सी से बी तक की, तो ठीक है, तो हमने ए बी की वैल्यू रखी 10 स्क्वायर, हम डायरेक्ट कर दिए 100, ठीक है, ए सी 5 स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है, एंड सी बी स्क्वायर हमको निकालना है ना, तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर, ठीक है, तो सी बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सी बी की वैल्यू आ जाएगी √75, और √75 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू 5 इंटू 5, इसको हम लोग 5√3 लिख सकते हैं मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी कितना आ गया, 5√3 मीटर। समझ गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको डायरेक्शन पता करना पड़ता है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। अगर हम लोग कह देते डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, और हाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है जब स्ट्रेट लाइन में हो, जैसे कोई है ए से बी तक गया, ठीक है, ए से बी तक गया, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ए से ए बी तक गया 5 मीटर है ए से बी तक के डिस्टेंस है, और ए बी तक गया तो इसका डिस्टेंस भी 5 मीटर हो गया, एंड स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट भी उसका 5 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हमको डायरेक्शन बतानी पड़ती है। इधर से बिल्कुल सीधे चले जाइए, मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में चले जाइए सीधे। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है ना डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस तो क्या ऐसे 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 करके कैसे भी जाओ वो डिस्टेंस होगा आपने जितना टोटल कवर किया, ठीक है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और डायरेक्शन की ज़रूरत हमको वेक्टर क्वांटिटी में पड़ती थी। तो ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हम लोग बता देते हैं यहाँ से 64 किलोमीटर है। अब 64 किलोमीटर है तो वो कभी हम लोग ऐसे मुड़ेंगे, कभी हम लोग ऐसे मुड़ेंगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बताना है तो कहते तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले जाइए, 50 कदम चले जाइए, वहाँ पे उनका घर है, चले जाइए, ठीक है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट में क्या ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग उनके डिफरेंसेस जानेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। अब हम लोग उसके डिफरेंसेस जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतने को जितना पढ़ा है आप लोग पॉज करके नोट करते जाया करिए। वैसे तो मैं इतना कुछ लिखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप नोट करते जाया करिए अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगे, कुछ नई चीज़ सीखने को मिले, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिफरेंसेस की बात करते हैं। चलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं
और थोड़ी सी बुकिश डेफिनेशन भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ बेसिक समझ लिया है। और अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो क्वेश्चन होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस का जो क्वेश्चन होता है वो 90% से ऊपर चांसेस होते हैं उसके आने के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं पहले तो समझते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। मैं बता तो दिया ही मैंने क्या है, आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। तो ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। हाँ, और इधर सीधी लाइन नहीं है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लो। इधर डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हमने पहले ही बता दिया क्या है, डिस्टेंस का हम लोग पहले बता चुके हैं कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें से मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड बताया था मैंने, कोई भी क्वांटिटी है किसी भी चीज़ को मेज़र करने की मैग्नीट्यूड है, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोमीटर, केजी, सब मैग्नीट्यूड है। तो एक क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन, इट द ठीक है। तो देखो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ है कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना भी टोटल उसने किसी भी ऑब्जेक्ट, मैंने एग्जांपल्स बताया, किसी भी एक पर्सन ने जितना भी टोटल पाथ जितना भी वो चला है वो उसका क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। जैसे 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 यहाँ से जैसे आप लोग जाएंगे अयोध्या, मान लीजिए अयोध्या यहाँ से 200 किलोमीटर है, तो आपका वो जो 200 किलोमीटर है वो क्या है, वो डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगी, डेफिनेशन अलग होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज स्ट्रेट लाइन और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस between or two points। ठीक, ये कैसे आया, इस टू को थोड़ा सा अलग देखिए और टू वाले होंगे। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। तो देख लो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है कि जैसे डिस्टेंस आपका 5 एंड 10 है, ए बी सी है, ठीक है। तो ए का मैं पहले डिस्टेंस देख रहा हूँ, तो ए से बी तक का 5 मीटर मान लीजिए, हाँ, ए बी तक 5 मीटर गया, एंड फिर ये बी से सी तक 10 मीटर गया, तो इसका 15 मीटर क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, 15 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ए से सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ऐसे ये बड़ा डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में, इन दोनों का सम इसके कंपैरिजन में बड़ा है, ठीक है, के कंपैरिजन में बड़ा है। तो ये क्या है, ये जो है डिस्टेंस है एंड इतना डिस्प्लेसमेंट है, जो कि है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। नहीं आ रहा होगा तो आप फिर से देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी है, वीडियो कहीं नहीं भागेगी, ठीक है। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डिस्टेंस जो होता है ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कांट बी जीरो, हाँ,
डिस्टेंस जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम लोग डिस्टेंस नाप रहे हैं तो डिस्टेंस मतलब अगर नापना है हमको तो कुछ ना कुछ हमें अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से चेंज लाना होगा ना। अगर कोई ए पर्सन अपने क्या कहते हैं अपने प्लेस पर फिक्स्ड है तो क्या उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है? नहीं किया है। तो क्या डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्टेंस कुछ मिल ही नहीं रहा है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ। यहाँ पे इसका तो कोई पाथ ही नहीं कवर किया इसने, तो ये डिस्टेंस जो होता है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। वहीं बात की है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल पोजीशन तक नापा जाता है। देखिए कोई ये ए पर्सन बी पर्सन से मिलने गया है, उसने यहाँ पे कवर किया 5 मीटर, ठीक है। ए से बी तक गया, उसने कवर किया 5 मीटर। उसने 5 मीटर कवर किया एंड वो ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आ गया। डिस्टेंस उसका 10 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल पोजीशन पे, मैंने बताया ना, फाइनल पोजीशन जो होती है उससे शॉर्टर, जैसे मैंने बताया था ना, एग्जाम्पल है ये मान लिया सी पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए 10 मान लिया, ठीक। तो सी ए तक गया, 10 और फिर ए से बी तक गया, 15 हो गया इसका डिस्टेंस है। और बी तक गया तो बी इसकी क्या हो गई? फाइनल पोजीशन हो गई। तो इसकी फाइनल पोजीशन तक किसकी? सी ए तक गया, फिर सी ए से बी तक गया, तो सी की जो फाइनल पोजीशन है वो बी है, और सी की बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल पोजीशन का उसकी इनिशियल पोजीशन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अनदर डेफिनेशन आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये देखिए सी की फाइनल पोजीशन, पहले सी ए तक गया, फिर ए से बी तक गया, तो सी की फाइनल पोजीशन बी हो गई, है ना। पहले वो ए तक गया, फिर बी तक गया, सी की फाइनल पोजीशन बी तक हो गई। तो सी और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और अगर ये यहाँ से फिर वापस ऐसे आ गया तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन हो गई, फिर उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। मतलब अगर कोई इंसान पूरा इतना ट्रैवल करके पूरा ये एरिया ट्रैवल करा, ठीक है, और फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है। यहाँ पे आपको कोई डिस्टेंस कवर नहीं, वो अपनी पोजीशन पे वापस आ गया तो वो क्या हो गया? 0 हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हमको एक और पॉइंट पता चल जाता है। तो यहाँ से हमको एक और पॉइंट पता चल जाता है, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, ठीक। और बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं कि ये कैसी भी लाइन में नापा जा सकता है। ये इस ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन पे ही नापा, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही मेजर होता है। ये कभी स्ट्रेट लाइन पे मेजर होगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे करके मेजर होगा डिस्टेंस, है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें ऐसे भी लिख देते हैं, दैट इज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड क्या बताया? ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस का भी एक अलग से लेक्चर लाएंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चंस अच्छे करेंगे, ठीक है। आप पहले करोगे वीडियो को पॉज करके, फिर हम सॉल्व करेंगे। आपका आंसर मैच होगा तो आप लोग टाइम स्टैम्प छोड़ करके वहाँ पर आंसर लिख देना। ये सर क्या बोलोगे मुझे? भाई हूँ भाई तुम्हारा, ठीक है। तो कह देना कि ये वाला करेक्ट है मेरा,
और ठीक है, आप लोगों का करेक्ट तो हो गई। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, हमको इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है, आप लोग जान चुके हो ये बात। इसमें क्यों नहीं होती है डायरेक्शन बताने की ज़रूरत, क्योंकि हम लोग जब उससे बोल रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर में कई सारे गलियाँ हमको पार करने होंगे, कभी ऐसे जाएंगे कभी ऐसे जाएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से जो 50 किलोमीटर है इस पोजीशन से वहाँ 50 किलोमीटर का जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एक सीध में वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज मैग्नीट्यूड, इट हैज़ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस हो गया। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आता ज़रूर है, आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ फर्स्ट लेक्चर हम लोगों का होता है ख़त्म। अगले लेक्चर में हम इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, वेलोसिटी पर, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन पर आएंगे। ठीक है, तो आराम से हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर देंगे 3 to 4 लेक्चर्स में। तो चलिए, थैंक यू एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। हाँ, वो कहना ज़रूरी है ना। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।